हम सुपर कॉन्टिनेंट फिलोसॉफी का या सुपर कॉन्टिनेंट थिंकिंग का विरोध क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे हमारे पास में क्या आधार है? क्यों सुपर कॉन्टिनेंट नहीं था और इस प्रकार से जो सुपर कॉन्टिनेंट की स्टेट से, इस प्रकार सुपर कॉन्टिनेंट की अवस्था से कॉन्टिनेंट ब्रेक होकर, कन्वेक्शन के द्वारा ब्रेक होकर के, खंडित होकर के दूर दूर हटे। ये एक साइंटिफिक तर्क नहीं है। प्लेट ड्राइवन फोर्स का नेचर क्या है? कैसे प्लेट मोशन होता है? कौन करता है इसको? इसके पीछे कन्वेक्शन की क्या भूमिका है? कन्वेक्शन का व्यापक रूप क्या है? कन्वेक्शन को ग्रेविटी कंट्रोल करती है, कैसे करती है? और ग्रेविटी क्या सुपर कॉन्टिनेंट एक बड़े महाद्वीप को तोड़ करके दो महाद्वीप में बदल सकती है? ये आइडिया तर्कहीन है कि सुपर कॉन्टिनेंट था। इसका कोई आधारभूत कारण नहीं है। हमारे पास में नया क्या है? हम किसको बेस बना करके अपनी बात कह रहे हैं? कॉन्टिनेंट में मूवमेंट, चाहे इंडियन प्लेट हो, चाहे अफ्रीकन प्लेट हो, चाहे अमेरिकन प्लेट हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो, चाहे एशियन प्लेट हो, या दूसरी कॉन्टिनेंट प्लेट हो, उनमें मोशन होता है। लेकिन इतनी लॉन्ग डिस्टेंस तक ब्रेक होकर के कॉन्टिनेंट मूव कर गए, हट गए, ऐसा संभव नहीं है। इसके पीछे कोई बेसिक साइंटिफिक कॉज नहीं है कि अंटार्कटिका से कॉन्टिनेंट या दूसरे कॉन्टिनेंट आपस में चिपके हुए थे, उनमें ब्रेक होना शुरू हुआ। ये ब्रेक कन्वेक्शन करंट के कारण स्पष्ट किया जा रहा है। वर्तमान जियोलॉजिकल थ्योरीज है वो ये कहती है कि कन्वेक्शन ही वो ड्राइवन फोर्स है, या कन्वेक्शन करंट जो पृथ्वी में, उसने कॉन्टिनेंट को खंडित किया। इसके लिए हमें ब्रह्मांड की एकदम जो कॉमन डायनेमिक्स है, जो कॉमन ग्रेविटी है, जो कॉमन बातें हैं, उनको कोरिलेट करना होगा। वो कॉमन, वो सर्वव्यापी एक सिमिलर कॉज, एक सिमिलर कारण, एक जैसा कारण क्या है जो द्रव्य को मंथन करता है, जो द्रव्य में परिवर्तन करता है? वास्तव में कॉन्टिनेंट का ओरिजिन हमारे अनुसार एक सर्वव्यापी सिद्धांत पर आधारित है। अल्फ्रेड वेगनर को यह ध्यान नहीं था कि ब्रह्मांड में परिवर्तन किस प्रकार से चल रहे हैं, और ना ही फ्रांसिस बेकन को यह ज्ञात था कि जुपिटर में परिवर्तन कैसे चल रहे हैं, सैटर्न में कैसे हो रहे हैं, यूरेनस में कैसे हो रहे हैं, नेपच्यून में कैसे हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने पृथ्वी की सतह पर जो परिवर्तन है उन पर ध्यान केंद्रित किया, और उनके पास में
वो कारण नहीं थे जो ब्रह्मांड में बेसिक फंडामेंटल कॉज है। फ्रांसिस बेकन ने जब अपनी बात कही थी तो उस समय का विज्ञान, उस समय के विज्ञान की सीमाएं अलग थी। अल्फ्रेड वेगनर ने जब अपना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्रस्तुत किया और ये पुस्तक लिखी, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन, उस समय विज्ञान इतनी तरक्की नहीं कर पाया था। वर्तमान में अनेक अंतरिक्ष अभियानों से, अनेक स्पेस मिशन से अनेक नई बातें सामने आ रही है। प्लेट मोशन के डाटा आ रहे हैं। किस प्रकार से पृथ्वी एक विराट ब्रह्मांड यात्रा से वर्तमान स्थिति तक पहुंची और वर्तमान हैबिटेबल स्टेट में पहुंची, जीवन उपयोगी अवस्था में पहुंची, रहने लायक हुई, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। सबसे पहले एक भीमकाय ब्लैक होल ब्रह्मांड के इस प्रकार से कसावट के कारण उत्पन्न हुआ, एक भीमकाय गैलेक्सी के साथ में। फिर वो ब्लैक होल विभिन्न प्रकार के तारा अवस्थाओं से, स्टार्स से, परिवर्तनों से गुजरा, क्योंकि ब्लैक होल ही नहीं रहते। ब्लैक होल तारों में कन्वर्ट होते हैं, तारे फिर ग्रह में परिवर्तित होते हैं, ग्रह फिर चंद्रमाओं में परिवर्तित होते हैं, चंद्रमा फिर धूमकेतु में बदल जाते हैं और धूमकेतु धीरे धीरे एस्ट्रॉयड में बदल जाते हैं और एस्ट्रॉयड उल्काओं में टूटते टूटते धीरे धीरे एक धूल के रूप में ब्रह्मांड में घुल जाते हैं। ये किसी भी ग्रह, चाहे वो पृथ्वी हो या अन्य ग्रह हो, उनका जन्म इसी प्रोसेस से होता है, उनका अंत इसी प्रोसेस से होता है। पृथ्वी की जियोलॉजी को हम जो नया रूप दे रहे हैं, जो नयापन दे रहे हैं, जो हमारे दिमाग में एक नया चिंतन है, उसको बेसिक फिजिक्स के अनुसार, बेसिक फंडामेंटल चेंजेस के अनुसार समझा रहे हैं। कॉन्टिनेंट की जो शेपिंग हुई है, उसके पीछे हमारा जो तर्क है कि अलग अलग अक्षांश पर अलग अलग एंगुलर वेलोसिटी से जो मूवमेंट होता है, जो हम जुपिटर में देखते हैं, सैटर्न में देखते हैं, यूरेनस में देखते हैं, नेपच्यून में देखते हैं, डिफरेंट लेटीट्यूड पर डिफरेंट एंगुलर वेलोसिटी से मैटर की मूवमेंट होती है। ये मूवमेंट कैसे होती है, इसको हमने एनिमेशन के द्वारा भी दर्शाया है और एनिमेशन के द्वारा ये समझाने का प्रयास किया है कि प्लेट टेक्टोनिक्स कैसे संभव है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कैसे संभव है, सी फ्लोर स्प्लिटिंग कैसे संभव है, ओशियन रिज कैसे उत्पन्न होती है। ये एक सिमिलरिटी, ये एक समानता, एक कॉमन बातें हम ब्रह्मांड व्यापी अध्ययन के आधार पर कह रहे हैं। हम अनेक तारों, अनेक नेबुला, अनेक ग्रहों के अध्ययन के आधार पर एक कॉमन डायनेमिक की बात करते हैं। ब्रह्मांड में एक कॉमन ज्योमेट्री है। वो कॉमन ज्योमेट्री
कौन सी है और वो किस प्रकार से दूसरी ज्योमेट्री को पैदा करती है। ऑब्लेट शेप के गणितीय गुण बड़े महत्वपूर्ण हैं। हमने शुरुआत ही इसी तरह से किया है कि एक ऑब्लेट शेप के पीछे क्या गणित है। सूर्य की ऑब्लेटनेस चेंज होती है, नेपच्यून की भी ऑब्लेटनेस चेंज होती है, जुपिटर की भी ऑब्लेटनेस चेंज होती है। लेकिन हमने ऑब्लेट या किसी भी तारे या ग्रह की आकृति में जो बदलाव होता है उसको गणितीय आधार दिया है। एक ऑब्लेट के साथ में हाइपरबोलॉइड भी होते हैं और डिफरेंट ऑब्लेट होते हैं। अलग अलग लेड स्ट्रक्चर, अलग अलग लेड हाइपरबोलॉइड ये बताते हैं कि वेरिएबल ऑब्लेटनेस का मतलब क्या होना चाहिए। वेरिएबल ऑब्लेटनेस किस प्रकार से इस चेंजेज होने से डिफरेंशियल रोटेशन पैदा होता है और किस प्रकार से एक तारे के चारों ओर एक ग्रह क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऑर्बिट कर रहा है, और दूसरा उसी सिस्टम में रिट्रोग्रेड ऑर्बिटिंग कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। ये परिवर्तन दैनिक जीवन में भी हम देख सकते हैं। हवाओं के मूवमेंट, एटमॉस्फेयर मूवमेंट, ओशियन करंट में मूवमेंट, इसी प्रकार से सॉलिड लिथोस्फीयर में मूवमेंट, इनमें सिमिलरिटी है। कोरियोलिस फोर्स के कारण ये नहीं है। प्रश्न ये है कि कोरियोलिस फोर्स जिसके कारण हवा में मूवमेंट होता है या ओशियन करंट में मूवमेंट होता है, तो सॉलिड लिथोस्फीयर क्रस्ट में कैसे मूवमेंट होगा, उसके अंदर कैसे परिवर्तन होगा, सॉलिड पर कोरियोलिस फोर्स का प्रभाव कैसा होगा। क्या सॉलिड के कारण नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में मोशन और साउथर्न हेमिस्फीयर में मोशन डिफरेंट डायरेक्शन में नहीं हो सकता। हमारा जो ये पृथ्वी ग्रह है, इसके नॉर्थ पोल पर, साउथ पोल पर, नॉर्थ पोल पर आर्कटिक ओशियन है, आर्कटिक एरिया है, और साउथ पोल पर अंटार्कटिका है। इनको अगर हम ध्यान से देखें और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून के पोल पर जो मूवमेंट है उसके साथ में इसका कंपैरिजन करें तो समझ में आता है कि ग्रीनलैंड की शेप ऐसी क्यों बनी। इसी प्रकार से अंटार्कटिका ऐसी शेप में कैसे आ गया। इसी प्रकार से अंटार्कटिका में जो उसकी आकृति है या ड्रैक पैसेज है उसके पास का एरिया, ये जो शेपिंग है ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर मैटर का मोशन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के समान ही है। सैटर्न के हेक्सागोन, उसके पोल पर जो मैटर की मोशन है उसी प्रकार से पृथ्वी पर है। ग्रहों के या तारों के पोल पर जो मूवमेंट होता है उनको हम गैलेक्सी के स्पाइरल आर्म से तुलना कर सकते हैं, क्योंकि गैलेक्सी की
ऊपर ऊपर जो स्पाइरल आर्म है भुजाएं हैं, और नीचे जो स्पाइरल आर्म है भुजाएं हैं, वो एक प्रकार से स्प्रिंग में कसावट की तरह है। जैसे एक स्प्रिंग कसी जाती है, इस प्रकार से वो कसावट है। तो पृथ्वी पर भी इसी प्रकार से कसावट होती है। पृथ्वी पर एक इनविजिबल अदृश्य चक्रवात या वर्टेक्स मोशन पोल पर होता है, वो ही कॉन्टिनेंट को शेप देता है। जो नॉर्थ पोल के आसपास जो एरिया है उसकी शेपिंग कैसे होती है, इसी प्रकार से साउथ पोल के आसपास जो एरिया है उसकी शेप कैसे होती है। ये आकृति का ओरिजिन हमें व्यापक रूप देना होगा इसको। जब पूरे ग्लोब को ध्यानपूर्वक देखते हैं, प्रत्येक कॉन्टिनेंट की शेप को ध्यान देते हैं, और हम कंपेयर करते हैं दूसरे गैस जिएंट प्लैनेट से, किस प्रकार से जुपिटर में जो मूवमेंट चल रहा है नॉर्थ पोल पर साउथ पोल पर, सैटर्न के नॉर्थ पोल पर साउथ पोल पर, यूरेनस के नॉर्थ पोल पर साउथ पोल पर, इसी प्रकार से नेपच्यून के नॉर्थ पोल पर साउथ पोल पर, उनको कंपेयर हम पृथ्वी के साथ में क्यों नहीं कर सकते। ये कंपैरिजन से हमें ये क्लियर हो जाता है कि वास्तव में कॉन्टिनेंट जुड़े हुए नहीं थे, ना ही कॉन्टिनेंट में किसी प्रकार का ब्रेक होता है। हम एक लार्ज स्केल की बात, एक लार्ज परिकल्पना के, एक हाइपोथेसिस के क्रिएशन की बात कर रहे हैं। हमने जो हाइपोथेसिस प्रस्तुत की है ऑसिलेटरी यूनिवर्स की, हमने जो थीम प्रस्तुत की है ऑसिलेटरी यूनिवर्स की, किस प्रकार से साथ में सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो तारे हो, चाहे ब्लैक होल हो, चाहे गैलेक्सी हो, चाहे नेबुला हो, चाहे प्लैनेट हो, चाहे मून हो, उनको सभी को एक कॉमन डायनेमिक्स के से समझने का कोशिश किया है। ये कॉमन डायनेमिक्स पृथ्वी के जियोलॉजी को अफेक्ट करती है, जियोफिजिकल प्रोसेस को पर प्रभाव डालती है। यदि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो चेंजेस होते हैं एयर में, ओशियन करंट में, और सॉलिड क्रस्ट में, लिथोस्फीयर, एस्टेरोस्फीयर में, इसी प्रकार से साउथर्न हेमिस्फीयर में जो चेंजेस होते हैं, मोशन होती है, ये एक दूसरे के काउंटर क्लॉकवाइज परिवर्तन, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ये जो मोशन है, ये बड़े महत्वपूर्ण इंडिकेशन है कि सुपर कॉन्टिनेंट एक तर्कहीन बात है, एक तर्कहीन विचारधारा है। इस पर हजारों के हजारों रिसर्च पेपर लिखे जा चुके हैं, शोध पत्र लिखे जा चुके हैं कि सुपर कॉन्टिनेंट था, लेकिन पृथ्वी एक आइडियल स्टेट में नहीं है। उस पे जो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं, या पैलियोमैग्नेटिज्म एविडेंसेस मिले हैं, या पैलियो क्लाइमेट एविडेंसेस मिले हैं, वो पृथ्वी पर करोड़ों वर्षों तक सूर्य के प्रभाव, सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव, सोलर स्टॉर्म के कारण, या पृथ्वी पर नेचुरल अननेचुरल प्रोसेसेज है, उनका प्रभाव पड़ा। इसके कारण ऐसा आभास होता है जैसे कोई सुपर कॉन्टिनेंट था। लेकिन हमारे पास में एक रेमिनेंट इंडिकेशन है, एक अवशेष है उस डायनेमिक के, उस अर्ली डायनेमिक के, जब पृथ्वी गैस जिएंट अवस्थाओं से होकर के निकली और वर्तमान अवस्था में आई। पृथ्वी वर्तमान अवस्था में जिसमें अभी है, उसके कॉन्टिनेंट उस रेमिनेंट प्रोसेस को इंडिकेट करते हैं कि शेप के पीछे ये राज है कि जुपिटर में हो रहा है, सैटर्न में हो रहा है, यूरेनस में हो रहा है, नेपच्यून में हो रहा है। तो पृथ्वी पर वो अवशेष के रूप में
वो डायनेमिक आज भी देखी जा सकती है, उसको प्रैक्टिकली चेक किया जा सकता है कि एक सिमिलरिटी है, एक कॉमन है, एक समानता है। क्या हम ये बारीकी से नोट नहीं कर सकते कि जुपिटर के मून कैसे उसका ऑर्बिट कर रहे हैं? कुछ मून क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, कुछ काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। सैटर्न में भी कुछ क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, कुछ काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। नेपच्यून का एक मून ट्रिटन काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है, अन्य मून क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। ब्रह्मांड में ऐसे कई तारे भी हैं जो उल्टी परिक्रमा लगाते हैं गैलेक्सी का। कुछ ग्रह भी हैं जो अपने तारे का उल्टी दिशा में परिक्रमा करते हैं, कुछ सीधी दिशा में परिक्रमा करते हैं। तो सेंटर से लेकर के और आउटर पार्ट तक मैटर जब इस प्रकार से कसावट लेता है तो रिट्रोगेट ऑर्बिटिंग का अस्तित्व आता है और प्रोगेट मोशन का भी अस्तित्व आता है। ये इस प्रकार से क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज ये क्या इंडिकेट करता है? क्या ये सुपर कॉन्टिनेंट को सपोर्ट करेगा? क्या ये सुपर कॉन्टिनेंट इस प्रकार से जब ये मोशन होती है तो तर्कसंगत है? क्या इसको हम सब व्यापक रूप से देखें, विराट रूप में देखें तो ये तर्कसंगत है? सुपर कॉन्टिनेंट का बेस क्या है? केवल मात्र पृथ्वी पर आंकड़ों का अध्ययन, प्रमाणों का अध्ययन, वो डाटा और एविडेंसेस केवल मात्र पृथ्वी पर लेकर के हम, क्योंकि पृथ्वी वर्तमान में आइडियल स्टेट में नहीं है। पिछले कई लाखों करोड़ों वर्षों से यह अव्यवस्थित होती गई, लेकिन फिर भी इसमें उस प्री मॉडल डायनेमिक के अवशेष हैं। उस प्री मॉडल डायनेमिक प्रोसेस के अवशेष ही ये इंडिकेट करते हैं कि कॉन्टिनेंट्स कैसे उत्पन्न हुए, किस प्रकार से कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हुआ, किस प्रकार से शेपिंग हुआ, किस प्रकार से प्लेट टेक्टोनिक्स स्टार्ट हुआ। वो पृथ्वी के प्रारंभिक क्षण, उसकी उन अवस्थाओं को कल्पना करें जब पृथ्वी बृहस्पति थी। पृथ्वी एक समय बृहस्पति के बाद में शनि थी, शनि के बाद यूरेनस थी, यूरेनस के बाद नेपच्यून थी, और नेपच्यून के बाद में वो सुपर अर्थ थी, और सुपर अर्थ के बाद में अर्थ के रूप में आ गई। हमारे पास में एक सिस्टमेटिक कहानी है, एक स्टोरी है, एक साइंटिफिक बेस है, एक वैज्ञानिक तर्क है, एक वैज्ञानिक विराट तर्क है। हम ये नहीं कहते जैसे कि हमने एनिमेशन में दिखाया कि ये ऑसिलेशन इस प्रकार से जल्दी जल्दी होता है। ये जल्दी जल्दी नहीं होता है, ये इतनी धीमी गति से पृथ्वी में होता है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून में तो थोड़ा फास्ट होता है, सन में थोड़ा और फास्ट होता है, गैलेक्सियों में और फास्ट होता है, और ब्रह्मांड में और फास्ट होता है। क्योंकि रेट ऑफ ऑसिलेशन सभी आकाशीय पिंडियों में एक जैसा नहीं है। हम पृथ्वी में जो रेट ऑफ ऑसिलेशन है वो अलग बताते हैं, और दूसरे ग्रहों में अलग बताते हैं, तारों में अलग बताते हैं, गैलेक्सियों में अलग बताते हैं। ये रेट ऑफ ऑसिलेशन, ये किस प्रकार से ऑसिलेशन स्लो मोशन में और इस प्रकार से फास्ट मोशन में, तो हमारे पास में गणित क्या है, इसके पीछे गणितीय बेस क्या है। हम कनफोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड की सभी प्रॉपर्टीज को आधार बना करके ही अपने बात को प्रस्तुत कर रहे हैं।